हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चंद्रपुर कहकर एक गांव में रमा अपने बेटे मोहन, बहू कनिका और पति रविंद्र के साथ रहती थी। एक दिन एक दुर्घटना में रविंद्र की मौत हो जाती है, जिसके बाद मोहन और कनिका रमा के नाम की भी सारी प्रॉपर्टी हड़प कर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। ये तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। मोहन बेटा, कनिका बहू, मैं अब कहाँ जाऊंगी? रविंद्र जी के अलावा तो मेरा इस दुनिया में कोई था भी नहीं। तुम दोनों ही थे, लेकिन तुम दोनों ने भी इतना बड़ा धोखा दे दिया। अरे माँ, क्यों दिमाग खा रही हो? जाओ ना यहाँ से। अब हम आपको एक फूटी कौड़ी तक नहीं देने वाले हैं और ना ही हम आपको इस घर में रहने देंगे। चलो चलो निकलो अब यहाँ से। ये हमारा घर है, कोई रंगमंच नहीं जो आपका तमाशा देखते रहे हम। हाँ। कनिका अपनी सास के मुंह पर ही घर का दरवाजा बंद कर देती है। रमा अपने सामान को उठाकर इधर उधर भटकने लगती है। बारिश आने लगती है, इसीलिए वो ग्राउंड के एक बड़े से पाइप में जाकर बैठ जाती है। वो बेचारी बहुत रोती है। इतनी तेज बारिश हो रही है, मैं अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रविंद्र जी, देखिए, जिस बेटे को हमने इतना पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसने मेरे साथ क्या किया। खुद का घर होकर मैं आज इस बारिश में पाइप में छुप कर बैठी हूँ। रमा बहुत दुखी हो चुकी थी। वो अब रोज उसी पाइप में रहने लगती है। वो रोड पर लोगों के जूते पॉलिश करने लगती है। तभी एक दिन उसका पड़ोसी शैलेश अपना जूता पॉलिश कराने के लिए रमा के पास आता है। तभी वो रमा को देखकर चौंक जाता है। अरे रामा काकी, आप यहाँ? ये सब क्या से क्या हो गया रामा काकी? मोहन मोहन कहाँ है? क्या बताऊं तुम्हें शैलेश बेटा, मोहन ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरे नाम की सारी जायदाद भी हड़प ली। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये लीजिए, ये काकी कुछ पैसे हैं, ये आप रखिए। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे ये पैसे मत दो। तुम इन पैसों को किसी और गरीब को दे दो जो काम नहीं कर सकता। मैं तो काम कर रही हूँ ना। रमा शैलेश के पैसों को नहीं स्वीकारती। वो अब रोजाना लोगों के जूते पॉलिश करती। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और वो पाइप में बुखार से तप रही होती है। तभी वहां नैना नामक एक औरत आती है। काकी, काकी, आप तो बुखार से तप रही हो। ओह गॉड, एक काम कीजिए, आप मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। आप यहाँ मत रहिए, मौसम वैसे भी बहुत खराब हो चुका है। नहीं बेटा, मैं रह लूंगी यहाँ। नहीं काकी, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। नैना रमा को अपनी कार में बैठाती है और वो उसे अपने घर ले जाती है। नैना के घर पर उसका 16 साल का बेटा पीयूष रहता था और उसका पति अभिनव भी रहता था। जब रमा का बुखार उतर जाता है, तभी वो नैना, पीयूष और अभिनव के साथ रहती है। नैना बेटा, मैं तुम्हारे घर पर बोझ बनकर नहीं रह सकती। मैं यहाँ पर खाना बनाने का काम करूंगी। ये आप क्या बोल रही हो काकी? नहीं नहीं, आप कोई काम नहीं करोगी। हाँ काकी, आप सिर्फ आराम करोगी बस। बेटा, मेरी बात मानो। वैसे भी एक माँ तो अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाती ही है ना, तो फिर उसमें क्या बुराई है? नहीं, अगर तुम मुझे काम करने नहीं दोगी तो मैं यहाँ पर रह नहीं पाऊंगी। ये क्या जिद लगाए बैठी हो काकी आप? नैना और अभिनव को रमा की बात माननी पड़ती है और रमा उनके घर पर खाना बनाने लगती है। वो बहुत बढ़िया खाना बनाती हैं, जिसे खाकर वो लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं। एक दिन जब घर पर नैना और अभिनव नहीं होते हैं, तभी पीयूष को बहुत तेज भूख लगती है और वो रमा के पास जाकर उससे कहता है। रमा आंटी, आप मुझे मोमोज बनाकर दो ना प्लीज। मुझे मोमोज खाने की बहुत क्रेविंग हो रही है। मोमोज? ये क्या होता है पीयूष बेटा? मैंने पहले कभी तो नहीं इस डिश के बारे में सुना। ओफो, आप भी ना। अच्छा, अगर मैं आपको उसकी रेसिपी बताऊं तो आप मुझे बनाकर दोगे ना? मैं अभी बाहर नहीं जा सकता और ना ही आपको बेच सकता हूँ, वरना बाहर से ही खा लेता।
ठीक है बेटा, मैं रेसिपी जानकर बना दूंगी तेरे मोमोज, ठीक है। पीयूष रमा को यूट्यूब पर मोमोज की रेसिपी दिखाता है और रमा उस रेसिपी को देखकर मोमोज बनाती है और वो मोमोज खाकर पीयूष बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, ये मोमोज तो बहुत यमी है, मम्मा बनाती है उससे भी कहीं ज्यादा। रमा आंटी, आपने तो कमाल ही कर दिया। ये धन्यवाद बेटा। अब तुम्हें जब भी मोमोज खाने का मन हो तब मुझे बता देना, मैं तुम्हें मोमोज बना कर दे दूंगी। ओके आंटी, थैंक यू सो मच। एक दिन जब नैना, अभिनव और पीयूष तीनों पीयूष के स्कूल में मीटिंग के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी अचानक से गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और उनका बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उन तीनों की मृत्यु हो जाती है। रमा को जब ये खबर मिलती है तभी उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे एक दूसरा परिवार मिला था, वो भी खत्म हो गया। क्यों भगवान जी, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सब मुझे ही छोड़कर क्यों चले जाते हैं? रमा अब फिर से सड़क पर आ चुकी थी। उसके पास अब कुछ पैसे नहीं थे। अब उसे अपना जीवन यापन खुद ही करना था, इसीलिए वो सोचती है कि वो अब मोमोज बेचेगी। ओह, अब मुझे इस बुढ़ापे में कोई भी काम नहीं देगा, इसीलिए मुझे खुद ही अपना जीवन यापन करना होगा। और मैं जानती हूँ मोमोज जैसा पदार्थ बहुत बिकता है। पीयूष की वजह से मैंने मोमोज बनाना सीख लिया था। मैं अब मोमोज बेचूंगी, ये तय रहा। हाँ, ये सही रहेगा। रमा अब ये तय कर चुकी थी और वो अपना ठेला लगाकर बर्तनों को उधार पर लेती, जिससे मोमोज बन सके, और मोमोज बेचने लगती है। लोगों को उसके हाथ के बने मोमोज बहुत पसंद आते हैं और वो उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। अरे भाई वाह रामा मौसी, बहुत स्वादिष्ट मोमोज बनाए हैं आपने। हाँ हाँ, आपने इन मोमोज को अपने अंदाज से बनाया है और वो अंदाज बहुत ही मजेदार है। मुझे सच में बहुत अच्छे लगे आपके ये मोमोज। अब मैं हर रोज आपके ठेले के मोमोज खाने आऊंगा। रमा मोमोज बेचकर एक किराए के घर में रहने लगती है। एक दिन उसके ठेले पर 2 गुंडे आते हैं। ओ बढ़िया, चल पैसे निकाल, वरना तेरे ठेले को अभी तोड़ फोड़ कर खत्म कर देंगे। हाँ चल पैसे दे, हमें पता है तू यहाँ मोमोज बेचकर बहुत पैसे कमा रही है। ऐसा मत करो, मेरी मेहनत की कमाई है, मुझे छोड़ दो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक जा, तुझे अभी सबक सिखाते हैं हम। दोनों गुंडे रमा के ठेले को तोड़ देते हैं और वो बेचारी कुछ नहीं कर पाती। नहीं, मेरा ठेला, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? रमा का ठेला तोड़कर चकनाचूर हो जाता है, इसीलिए अब वो मोमोज बेच नहीं पा रही थी। तभी वो हिम्मत नहीं हारती और वो अपने किराए के घर को ही ढाबा बना देती है और घर से ही मोमोज बेचती है। अरे रामा काकी, हाँ अब तो आपके इस मोमोज ढाबे पर हम आराम से बैठकर मोमोज खा सकते हैं। अरे भाई, ये तरह तरह के मोमोज तो बहुत ही लजीज हैं, इन्हें खाकर तो मजा ही आ गया। मुझे तो 3 प्लेट और पार्सल भी दे दो। रमा काकी, अब तो आपके इस मोमोज ढाबे पर हम आराम से बैठकर मोमोज खा सकते हैं। रमा अब मोमोज बेच बेच कर ढेर सारे पैसे कमाने लगती है। वो अपने अनोखे अंदाज में बनाए हुए मोमोज के लिए बहुत मशहूर हो जाती है और बुढ़ापे में भी सबके लिए प्रेरणा बनती है और उसकी भरपूर तरक्की होती है। मुंबई शहर में गरीब मंजू अपनी 9 साल की बेटी विधि के साथ एक छोटे से मकान में रहती थी, जो समुद्र के पास ही था। मंजू और विधि दोनों रोज सुबह मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास मिसल पाव के ठेला लगाकर मिसल पाव बेचा करते थे। मुंबई की आन बान शान मिसल पाव, 10 रुपए प्लेट, 10 रुपए प्लेट, मसालेदार चटकेदार मिसल चिवड़ा के साथ और 2 प्लेट पर 4 पाव फ्री। मिसल पाव, मिसल पाव। आई, ये लो, मैंने प्याज काट दिए हैं, अब इन पाव की ऐसे लड़ियों को अलग अलग करती हूँ। विधि अपनी माँ की खूब मदद करती। मंजू के हाथ की बनी मिसल पाव सभी ग्राहकों को बहुत पसंद आती और सभी उसकी खूब प्रशंसा करते।
अरे बहुत खूब, बोले तो एक नंबर मिसाल पाव है। ओह मंजू काकी, मुझे ना थोड़ा और रासा दे दो और थोड़ी सेब भी डाल दो। आई शपथ, आपके ठेले के मिसल का तो कोई जवाब ही नहीं। काकी, हाँ जरा 2 पाव दे दो, कितना भी खाओ मानिच नहीं भर रहा। खूब छान, खूब छान। मंजू मिसल पाव बेचकर दिन भर में अच्छे खासे पैसे कमा लेती, जिससे वो अपना और अपनी बेटी का पेट पालती। दरअसल मंजू का पति जयंत एक शराबी था जो मंजू को खूब मारता और उसके संग ठीक से पेश नहीं आता। कुछ सालों बाद उसने दूसरी औरत से शादी कर ली और मंजू ने अकेले ही विधि को पाला। मंजू को हमेशा इस बात का गम होता कि वो अपनी विधि को स्कूल नहीं भेज पाई। मुझे माफ करना विधि भला, मैं तुम्हें कभी स्कूल में नहीं भेज पाई, लेकिन तुम चिंता मत करो, अभी मैंने पैसे इकट्ठा कर दिए हैं। अगले महीने में ही मैं तुम्हारा एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा दूंगी, फिर तुम भी बाकी बच्चों की तरह पढ़ना लिखना। ये मैं बहुत खुश हूँ आई, आखिरकार मैं पढ़ूंगी, बहुत मजा आएगा। वो ब्रिज के पास वाले स्कूल के बच्चे, मैं भी उनकी तरह वो सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा पहनूंगी, काले काले चमकीले जूते पहनूंगी, गले में वो लटकने वाली टाई पहनूंगी, बैग पहनूंगी, किताब में लिखूंगी। कितना अच्छा होगा ना सब कुछ आई। हाँ बिटिया, गणपति बप्पा की कृपा से सब कुछ ही सही हो रहा है। देव बप्पा करे सब कुछ ऐसा ही चलता रहे। लेकिन बेचारी विधि इस बात से अनजान थी कि उसका और उसकी माँ के साथ बस अब कुछ दिनों तक का ही था। कुछ दिनों बाद एक रात, अरे देवा, मैंने कल के लिए रॉकेल तो लाया ही नहीं। ए रॉकेल के बिना स्टोव कैसे चलेगा? मिसल पाव बेचने ही 7 बजे निकलना पड़ता है। अब मुझे अभी जाना होगा। लेकिन आई, आप इस वक्त कहाँ से लाओगी रॉकेल? रात के 11 बज रहे हैं, आपको इस वक्त कहीं पर भी रॉकेल नहीं मिलेगा। नहीं विधि, वो चांदनी होटल के पास वाले मार्केट में सुधा वाहिनी बैठी है रात के 11:30 बजे तक रॉकेल बेचने। मैं उन्हीं से लाऊंगी। तू यहीं पर रहना, दरवाजा बंद करके जा रही हूँ, ध्यान रखना। हाँ बाला। लेकिन आई, मत जाओ ना। बाला, कल क्या करेंगे फिर? तुझे तो पता है ना, सुबह सुबह गेटवे पर कितने लोग आते हैं मिसल पाव खाने। हाँ, मुझे जाने दे बेटा, मत रोक, वरना कल वांदे हो जाएंगे अपने। ठीक है आई, संभल कर जाओ। मंजू विधि के गले लगती है और घर से बाहर निकलती है। वो रात के समय सड़क से गुजर रही होती है। आज इस सड़क पर एक गाड़ी भी नहीं है। चलो अच्छा है, बस बप्पा करे वो सुधा वाहिनी वहीं पर हो, ताकि मैं रॉकेल ले सकूं। मंजू जा ही रही होती है कि उसे अंधेरे में तेजी से एक ट्रक आती है और मंजू को ठोक कर निकल जाती है। मंजू उस सड़क पर खून से लथपथ होकर पड़ी रहती है। 11 से 1 बज जाते हैं, लेकिन अब तक मंजू ना आने पर विधि का जी बहुत घबराने लगता है। हे गनु बप्पा, आई अभी तक नहीं आई। पता नहीं इतनी देर कैसे लग गई है उन्हें। 2 घंटे हो गए अब तो। मुझे ही जाकर देखना होगा। लेकिन आई ने तो दरवाजा बाहर से बंद किया है। एक काम करती हूँ, खिड़की से बाहर जाती हूँ। विधि खिड़की से बाहर निकलती है और उसी रास्ते से होकर जाने लगती है जहाँ से मंजू गई होती है। लेकिन जब वो अपनी माँ को खून से लथपथ सड़क पर देखती है, तभी उसकी जान निकल जाती है। आई! आई! ये आपको क्या हो गया? आई! आई! उठो ना आई! आई! कोई है? मेरी मदद कीजिए, मेरी आई! आई! आगे खोलो ना आई! विधि को पास में ही एक लारी दिखती है। वो अपनी आई को उस लारी पर रखकर उसे धक्का मार मार कर हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर विधि से कहते हैं, विधि, बेटा आपकी आई कोमा में जा चुकी है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी आई! डॉक्टर मेरी आई वो वापस ठीक हो जाएंगे ना? बोलो ना डॉक्टर, बोलो ना। मैं आपको झूठी आस नहीं दे सकता बेटा। आपकी आई बच भी सकती है और नहीं भी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी सब ऊपर वाले के हाथों में है। विधि, ये लो, इन कागजों पर अपने दस्तखत कर दो और जल्दी से 20,000 रुपए भर दो। 20,000 रुपए? ठीक है नर्स ताई, कोई बात नहीं, मैं अभी घर जाकर पैसे लाती हूँ, पर आप मेरी आई को बचा लो।
मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ नर्स ताई। विधि घर जाकर अलमारी से वो पैसे निकालती है जो मंजू ने विधि के स्कूल एडमिशन के लिए इकट्ठा किए थे। एक पल के लिए भी बिना सोचे विधि उन पैसों को हॉस्पिटल में जमा कर देती है। विधि हर एक सेकंड गणपति बप्पा की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करती है। हे गणु बप्पा, मेरी आई को बचा लो ना, मैं उनके बिना नहीं जी पाऊंगी, उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन इतनी प्रार्थनाओं के बाद भी मंजू नहीं बच पाती और उसकी मृत्यु हो जाती है। विधि दहाड़े मारते हुए रोती है। मत जाओ मुझे छोड़कर, आई आंखें खोलो ना, आई आपकी विधि अब इस दुनिया में कैसे रहेगी, आई। विधि के लिए मंजू के बिना जीना अब बहुत कठिन हो चुका था, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर विधि अपनी आई की तरह मिसल पाव बेचने जाती है। वो अपने हाथों से मिसल पाव बनाती है और अब खुद ही अकेले अपना जीवन यापन करने लगती है। अरे विधि, तुम्हारे आई के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक बात कहूँ, तुम्हारे हाथों का बना मिसाल पाव बिल्कुल मंजू काकी की तरह ही है। हाँ विधि, तुम चिंता मत करो, यूं ही मेहनत करते जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मंजू के चेहरे की मुस्कान तो मानो खो सी गई थी। वो दिन भर मिसल पाव बेचती और रात को जब वो घर लौटती तभी अपनी आई की तस्वीर को सीने से लगाकर वो फूट फूट कर रोती। एक दिन विधि के मिसल पाव ठेले पर आकर्ष और नीता नामक पति पत्नी आते हैं, जिन्हें विधि के हाथ की मिसल पाव बहुत पसंद आती है। घर जाने के बाद, आकर्ष, उस मिसल पाव वाली लड़की के बारे में मैंने 2 लोगों से सुना। वो उसकी माँ की मृत्यु हो गई है, बेचारी अकेली रहती है। आज उसे देखकर मुझे एक अलग सी फीलिंग महसूस हुई, एक अलग सा कनेक्शन। हाँ नीता, मुझे भी। क्यों ना हम ऑर्फनेज में जाने की जगह उसी सुंदर सी फूल सी मासूम गरीब मिसल पाव वाली बच्ची को गोद ले लें। हाँ आकर्ष, तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। मैं भी यही सोच रही थी। हम कल ही जाकर उसे अपने साथ ले आएंगे। हाँ, नीता और आकर्ष दोनों ने एक एक्सीडेंट में अपनी 6 साल की बेटी रानी को खो दिया था और उस एक्सीडेंट के कारण नीता बांझ हो गई, जिसके बाद वो बच्चा नहीं पैदा कर पाई। और अब नीता और आकर्ष दोनों विधि को गोद लेने का फैसला लेते हैं। अगले दिन जब वो दोनों विधि के ठेले के पास जाते हैं तभी देखते हैं कि कुछ गुंडे विधि को परेशान कर रहे हैं। अरे ज्यादा शानी मत बन, चल जल्दी से अपने सारे पैसे हमें दे दे, वरना बहुत बुरा होगा, कह दे रहा हूँ। अरे लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। दोनों गुंडे विधि को मारने जाते हैं कि तभी आकर्ष वहां पर आकर उन दोनों को पीटने लगता है और विधि घबराकर नीता के गले लग जाती है। दोनों विधि को बचा लेते हैं। कुछ देर बाद वहां पर पुलिस आती है और उन दोनों गुंडों को गिरफ्तार करके ले जाती है। इसके बाद आकर्ष और नीता विधि को गोद लेते हैं और विधि भी खुशी खुशी उनके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वो अपनी आई को कभी नहीं भूलती और रोज उसकी तस्वीर लेकर ही सोती है। गीता अपनी बहू मिहिका के साथ रहती थी। मिहिका और गीता ससुर जयदीप और पति विनीत के लिए आज खास खाना बना रहे होती हैं, क्योंकि आज बाप बेटे जयदीप और विनीत दोनों बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे और उनके लिए उनकी बीवियां टिफिन बना रही थी। लीजिए विनीत के पापा, आपका टिफिन पैक हो चुका है। और विनीत, ये तुम्हारा टिफिन। आहा, क्या खुशबू है भाई, वाह, मजा ही आ गया। अरे तुम दोनों सास बहू सच में मास्टर शेफ हो, तुम दोनों का कोई जवाब नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद। जयदीप और विनीत घर से निकल जाते हैं, लेकिन जिस एरोप्लेन में वो दोनों बैठते हैं वो क्रैश हो जाती है और प्लेन में सवार आधे यात्रियों की मौत हो जाती है, जिनमें से एक जयदीप भी होता है। लेकिन विनीत बच जाता है और वो अपने पैरों और हाथों से अपाहिज हो जाता है। अपने पापा के जाने से विनीत बहुत टूट जाता है। गीता अब विधवा हो चुकी थी। वो गहरे सदमे में जाती है। मिहिका उसे सांत्वना देती है। बस माँ जी, बस, अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा। हाँ बहू, विनीत भी अब अपाहिज हो गया है। हमें उसकी भी देख रेख करनी होगी। ये सब मुश्किल तो है, लेकिन हमें ये करना होगा।
मिहिका और गीता दोनों सास बहू ठान लेते हैं कि वो अभी नौकरी ढूंढकर काम करके पैसे कमाएंगी। वो दोनों कई जगहों पर जाकर नौकरी की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती। दुखी और निराश होकर वो घर लौटते हैं। तभी व्हीलचेयर पर बैठा हुआ विनीत भावुक होकर उनसे कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरे कारण ही हो रहा है। अगर मैं अपाहिज न होता तो आप दोनों को ये दिन देखने की कोई नौबत ही नहीं आती। मेरा जिंदा रहकर कोई फायदा नहीं है। खामखा मैं आप दोनों पर बोझ बनकर रह गया। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं भी उस प्लेन क्रैश में मर जाता। नहीं विनीत, प्लीज ऐसा मत बोलो। तुम हम पर बोझ नहीं हो और कभी ऐसा सोचना भी मत। और खबरदार, अगर आइंदा से मरने की बात की तो। पति को तो खो चुकी हूँ, अब मैं अपने बेटे को भी नहीं खोना चाहती। तू मेरा लाल है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। ऐसी बातें मत कर। और तूने ये सब जानबूझकर नहीं किया है, वो एक हादसा था। गीता और मिहिका दोनों अगले दिन फिर से काम ढूंढने लग जाती हैं। इस बार वो लोगों के घरों में साफ सफाई या खाना बनाने का काम ढूंढने जाती हैं, लेकिन बेचारी दोनों इस बार भी काम ढूंढने में असफल हो जाती हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता है और एक दिन वो दोनों एक ढाबे को देखती हैं, जहां पर बहुत से ग्राहक खाना खा रहे थे। देखिए ना माँ जी, इस छोटे से ढाबे में कितने सारे लोग खाना खा रहे हैं। हाँ मीका बहू, ये ढाबे वाला एक दिन में बहुत सारे पैसे कमाता होगा। तो क्यों ना हम भी एक ढाबा खोलें? क्या कहती हो आप माँ जी? लेकिन बहू, तू तो जानती है ना, हमारे पास इतने पैसे नहीं रहे कि हम ठीक से 2 वक्त की रोटी खा सके, और तुम ढाबे की बात कर रही हो। हाँ माँ जी, वो बात भी है। ये कैसी दुविधा में फंस गए हैं हम। 6 दिनों से तपती धूप में काम ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें काम नहीं मिला। न जाने कब हमारी मुश्किलें दूर होंगी। तभी गीता के दिमाग में एक ख्याल आता है। मिहिका बहू, एक रास्ता है। मेरा भाई गिरीश, हो सकता है कि वो हमारे पैसों के लिए थोड़ी सी मदद कर दे। अरे हाँ माँ जी, मामा जी सच में हमारी मदद कर सकते हैं। ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया। मिहिका और गीता दोनों गिरीश के पास जाती हैं। गिरीश एक अमीर आदमी था जो एक बंगले में रहता था, लेकिन गीता ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर गरीब जयदीप से शादी की थी, इसीलिए गिरीश उससे ठीक से बात नहीं करता था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मैंने कहा था ना कि हमें अपनी मनहूस शक्ल फिर कभी मत दिखाना। तो क्यों आई हो यहाँ पर? क्यों? अभी वो गरीब फटीचर जयदीप परलोक सिधार गया, इसलिए आ गई फिर से हमारे तलवे चाटने? हाँ नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। भैया, विनीत भी अपाहिज हो गया है उस प्लेन क्रैश के कारण। अब सारी जिम्मेदारी मेरे और मिहिका बहू के कंधों पर है। हमें कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, इसीलिए हमें सोचा कि हम दोनों सास बहू मिलकर अपना खुद का ढाबा खोलेंगे, जिसके लिए हमें पैसों की मदद चाहिए थी। मामा जी प्लीज मना मत कीजिए, हम बहुत आस और उम्मीद के साथ आए हैं आपके पास। अरे मेरे माथे पर क्या बेवकूफ लिखा है क्या? हाँ, तुम दोनों को मुझसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, इसलिए तुम दोनों की भलाई इसी में है कि यहां से चुपचाप चले जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी गार्ड से कहकर तुम दोनों को यहां से धक्के मारकर भगवा दूंगा। लेकिन भैया, भैया मेरी बात तो सुनिए ना भैया। भैया। गिरीश गीता और मिहिका के मुंह पर दरवाजा बंद करता है। बेचारी बेसहारा मिहिका और गीता बहुत उदास होती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो दोनों क्या करें और क्या नहीं। तभी मिहिका के पापा के दोस्त प्रताप मिलते हैं और मिहिका अपना सारा दुख उन्हें बताती है, जिसके बाद हे भगवान, अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बेटा? हाँ, मेरे पास देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे बांस का खेत है, उसमें से तुम्हें जितने बांस चाहिए तुम ले जा सकती हो बेटा। तुम्हारे पापा ने जीते जी मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करने का सौभाग्य दे दो बेटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप काका। प्रताप मिहिका को ढेर सारे बांस की लकड़ियां देता है, जिन्हें वो अपने साथ ले जाती है। लेकिन मिहिका बहू, हम इतनी सारी बांस की लकड़ियों का करेंगे क्या? ये तो हमारे किसी भी काम की नहीं। किसने कहा कि यह हमारे किसी भी काम की नहीं? माँ जी, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। हम इन बांस की लकड़ियों का बांस का ढाबा बनाएंगे। बांस का ढाबा?
जी हाँ, बांस का ढाबा। इस ढाबे में ग्राहकों को बांस की वजह से ताज़ा हवा और नैसर्गिक सुख मिलेगा। गर्मी में हमारा ढाबा ठंडा रहेगा। हमें ढाबा बनाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है फिर। अरे वाह बहू, ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। मीका और गीता दोनों सास बहू मिलकर एक बांस का ढाबा तैयार करती हैं, जिसमें वो दोनों बढ़िया से खाना बनाती हैं और उनके हाथ का बना खाना सभी को पसंद भी आता। अरे भाई सुपर डुपर खाना बना है मेहका जी। अरे गीता काकी, इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे हमने कभी नहीं खाए। ये तो सेम टू सेम अमृतसरी छोले भटूरे लग रहे हैं। अरे और ये पाव भाजी, ये एकदम बेस्ट है, बेस्ट से भी बेस्ट टेस्ट है भाई। मैं तो 5 प्लेट और खाऊंगा, और तो और 5 प्लेट घर पर पार्सल भी ले जाऊंगा। बहुत मजा आया, थोड़ा और मक्खन डालिए ना बहन जी। जी क्यों नहीं, ये लीजिए। इस तरह दोनों सास बहू अपने बांस के ढाबे से खूब पैसे कमाने लगते हैं और तरक्की करने लगते हैं। ये सब गिरीश से देखा नहीं जाता। गिरीश को गीता और मीका की सफलता देख जलन होती है और वो रात के अंधेरे में जेसीबी लेकर गीता और मीका के बांस के ढाबे के पास आता है और जेसीबी से उनके ढाबे को तोड़ने जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर उसे स्वर्गवासी जयदीप की आत्मा दिखाई देती है। जयदीप जेसीबी के सामने खड़ा हो जाता है और वो गिरीश को गुस्सैल आंखों से देखता है। जी जयदीप, तुम यहाँ? तुम्हें मैं पहली और आखिरी बार कह दे रहा हूं, मेरी बीवी और बहू को परेशान करना छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। चाहो तो आजमा कर देख लो, अभी की अभी तुम्हारी हड्डी पसली एक करके रख दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं आज से, मेरा मतलब है अभी से ही गीता और मेहका से दूर चला जाऊंगा। मैं फिर कभी उनके पास आस पास भी नहीं आऊंगा। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। गिरीश घबराकर जेसीबी घुमाकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। जयदीप की आत्मा भी गायब हो जाती है। गीता और मीका दोनों सास बहू बहुत सारे पैसे इकट्ठा करके शहर में एक नया रेस्टोरेंट ओपन करते हैं। वहीं विनीत भी घर बैठे अपने बचपन के शौक डबिंग को पूरा करता है और डबिंग का काम करता है। इस तरह वो तीनों अपने जीवन में बहुत खुशी से रहते हैं। कनौजपुर कहकर एक गांव था, जिसमें विक्रम कहकर एक गरीब आदमी अपनी मां मनोरमा और पैरों से अपाहिज पिता हेमंत के साथ रहा करता था। विक्रम का गांव में एक ढाबा था जिसका नाम था देसी फैमिली ढाबा। विक्रम बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता था जिसे लोग बहुत पसंद भी करते। अरे भाई विक्रम, लगता है तुम्हारे पास तो कोई जादू की छड़ी है, वरना आजकल के जमाने में इतना लजीज और दिल को राहत देने वाला खाना कौन बनाता है भला? तुम्हारा ढाबा ही गांव का नंबर 1 ढाबा है मेरे भाई। धन्यवाद मेरे भाई। अरे मेरी बीवी अपने मायके गई है, इसलिए मैं इस ढाबे का खाना खाने आया हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीवी मायके से वापस लौटे ही ना। क्योंकि अब मुझे तुम्हारे हाथ का खाना ही बहुत अच्छा लगने लगा है। धन्यवाद भाई। ये लो, आपका मसाला पापड़ तैयार है, और ये आपकी ठंडी ठंडी लस्सी। विक्रम के जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है। उसकी शादी एक अच्छे घर की लड़की संध्या से होती है। संध्या घर पर मनोरमा और हेमंत की देखरेख करती और विक्रम ढाबा संभालता। संध्या बाजार से ढाबे के लिए कुछ सामान लाती है, जिसमें वो एक नजर बट्टू भी लाती है। अरे वाह, ये नजर बट्टू तो बहुत ही सुंदर है संध्या। हाँ विक्रम जी, इसे आप ढाबे के बाहर लगा लीजिए ताकि हमारे ढाबे को किसी की भी नजर न लगे। अब ये शुभ काम तुम ही कर दो, आखिर तुम ही तो हो मेरे घर की लक्ष्मी। जी ठीक है। संध्या ढाबे के बाहर वो नजर बट्टू लगा देती है। विक्रम का ढाबा सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक चालू रहता। रात के 12 बजे तक भी ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ जमी हुई रहती। कड़ी मेहनत और खून पसीना एक कर विक्रम बिना रुके, बिना आलस दिए काम करता ही रहता। मेरा मेहनती बेटा दिन भर लगातार इतना परिश्रम करता है। देखना बेटा, एक दिन तू बहुत आगे जाएगा। मैं तो अपने इन अपाहिज पैरों के कारण जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया, लेकिन तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। बस आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे, तो फिर सब कुछ मुमकिन हो सकता है। एक दिन विक्रम मसाले घर पर ही भूल जाता है। तभी ओफो, मैं तो
मसाला घर पर ही भूल गया हूँ शायद। अब मसालों के बिना भी ये दाल और बाकी सब्जियां बन सकती हैं, लेकिन मैं बनाने के लिए ही कुछ भी नहीं बनाऊंगा। मुझे अच्छी क्वालिटी का खाना बनाना है जिसे खाकर मेरे ग्राहक खुश हो। एक काम करता हूँ, घर जाकर मसाले ले आता हूँ। संध्या को इतनी धूप में ढाबे पर बुलाना उचित नहीं होगा। विक्रम ढाबे से निकल ही रहा होता है कि तभी वो नजरबट्टू अचानक से नीचे गिर जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अरे नहीं, ये क्या? इस नजरबट्टू के तो टुकड़े टुकड़े हो गए। ये तो बुरा संकेत है। खैर, मैं इन सब में इतना नहीं मानता। चल विक्रम, जल्दी से मसाले ले आ, ग्राहकों के आने का समय हो रहा है। विक्रम घर जाकर अपने हाथों से बनाए हुए मसालों को लेता है और फिर रास्ते से लौटते वक्त वो जल्दबाजी में एक लड़की से टकराता है जिसका नाम प्रियंका होता है और वो सरपंच की बेटी होती है। प्रियंका के कपड़ों पर सारे मसाले गिर जाते हैं और उसके कपड़े बुरी तरह खराब हो जाते हैं। अरे अंधे घनचक्कर आदमी, आंखें क्या कहीं गिरवी रखाया है क्या? मेरे इतने महंगे कपड़े खराब कर दिए बेवकूफ, 2 कौड़ी के ढाबे वाले। तुझे पता नहीं क्या, मैं प्रियंका चौबे हूँ, इस गांव के सरपंच की बेटी। माफ कर दीजिए प्रियंका जी, वो जल्दबाजी में मुझे दिखाई नहीं दिया। अब तेरी यही जल्दबाजी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। रुक जा, अभी मेरे पापा को बुलाती हूँ। पूरे 50,000 की ड्रेस खराब कर दी, कभी देखी भी है? 50,000 रुपए, गरीब गंवार कहीं का। सरपंच वहां पर आता है और उसके आदमी विक्रम को खूब मारते हैं। नहीं नहीं, मत मारो मुझे दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगा, मत मारो मुझे, माफ कर दो मुझे माफ कर दो। तुझे ये गांव अभी के अभी छोड़कर जाना होगा, और ये तेरा फटीचर ढाबा, इसका तो मैं अभी काम तमाम करता हूँ। दुष्ट सरपंच विक्रम के देसी फैमिली ढाबा पर जेसीबी ट्रैक्टर चला देता है और उसके आदमी ढाबे पर जलती हुई मशाल फेंक देते हैं जिससे ढाबा जलकर राख हो जाता है। नहीं, मेरी इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा क्यों दी आपने मुझे? सरपंच जी, आपने ये सजा क्यों दी? ये आपने अच्छा नहीं किया। अबे बंद कर अपनी बकवास और निकल जा यहाँ से अपने परिवार को लेकर। और हाँ, अगर आइंदा से यहाँ पर दिखा ना तो टांगे तोड़ दूंगी मैं और हाथ में दे दूंगी, समझ गया? विक्रम का सब कुछ खत्म हो चुका था। वो अपने परिवार को दूसरे गांव ले जाता है जहाँ वो अपने दोस्त प्रीतम के घर में रहने लगता है। तेरा लाख लाख धन्यवाद प्रीतम, तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है प्रीतम। इस मुश्किल घड़ी में तूने मुझे और मेरे परिवार को अपने घर आसरा दिया। आजकल के इस निर्दयी जमाने में कोई किसी के लिए इतनी बड़ी मदद नहीं करता। ओफो विक्रम, क्या तू भी? अरे हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। मनोरमा काकी के गोद में मैं पला बड़ा हूँ। हेमंत काका के साथ कितना खेला हूँ। तेरा परिवार मेरे परिवार के जैसा ही है, इसलिए यूं धन्यवाद करके मुझे पराया मत कर। नहीं प्रीतम बेटा, तभी तो तू मेरा ही बेटा है। बचपन में कितना बदमाश था और अब देखो कितना होशियार हो गया है। कैसे चल रहा है तुम्हारा काम? हाँ, मछली पकड़ने कब जाते हो बेटा? प्रीतम एक मछुआरा होता है। वो नाव में सवार होकर मछलियां पकड़ता और उन्हें गांव के बाजार में बेचता। सब कुछ भगवान की कृपा से कुशल मंगल ही चल रहा है हेमंत काका। चलो, अच्छी बात है। मैं आज से ही काम ढूंढना शुरू करता हूँ। कहीं कोई नौकरी मिल गई तो अच्छा है। विक्रम पूरे गांव में नौकरी ढूंढने जाता है, लेकिन 4 से 5 दिनों तक निरंतर नौकरी ढूंढने के बाद भी उसे कहीं पर नौकरी नहीं मिलती। वो बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। तभी विक्रम, मेरे पास एक सुझाव है। नाव में मछलियां पकड़ने जाते वक्त मैंने देखा है कई नाविक अपनी अपनी नाव में थोड़ा बहुत खाद्य पदार्थ भी लेकर जाते हैं और नाव यात्रा के दौरान वो उन पदार्थों को बेचते हैं। तो फिर क्यों ना तू भी अपना एक नाव ढाबा खोल ले? अरे हाँ यार प्रीतम, तेरा सुझाव एकदम बेस्ट है। वैसे भी यात्रा चाहे नाव की हो, हवाई जहाज की हो, ट्रेन की हो या बस की हो, भूख तो सभी यात्रियों को लगती है। लेकिन नाव ढाबा बनाने के लिए तो पहले नाव खरीदनी होगी ना? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है संध्या भाभी, क्योंकि मेरा एक नाविक दोस्त है जिसका नाम अखिलेश है। उसके पास एक एक्स्ट्रा नाव कब की पड़ी हुई है। वो तुम्हें वो नाव खुशी खुशी दे देगा।
फिर जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तब तुम उस नाव के पैसे उसको चुका देना। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। अच्छा हुआ कि मैंने बचपन में ही नाव चलाना सीख लिया। अब वही सीख मेरे काम आएगी। विक्रम प्रीतम के नाविक दोस्त अखिलेश से नाव लेता है और उसे सजाता है और एक ढाबे की तरह बनाता है। एक ऐसा नाव ढाबा जिसमें लोग बैठकर खाना खा सकें और तो और सवारी का आनंद भी ले सकें। विक्रम ऐसे बर्तनों में खाना पैक करता है जिनमें खाना पूरे दिन तक गर्म रहे और खराब ना हो। वो उन बर्तनों को नाव में रखता है और सवारी के दौरान लोगों को परोसता है। लीजिए जी लीजिए, आपका शाही पनीर और आपका मलाई कोफ्ता। अरे भैया, वाह वाह वाह, क्या खाना है भाई। नाव में ऐसा स्वादिष्ट खाना खाने को मिल जाए और जीवन में क्या चाहिए भला है। सच में अब तो रोज आपके नाव ढाबे पर आएंगे भाई जनाब। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह विक्रम अपने नाव ढाबे से ढेरों पैसे कमाता है और पैसे जुटाकर फिर से अपना एक नया ढाबा खोलता है, जिसके बाद उसकी खूब तरक्की होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।